आप सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कल वाले बताए हुए प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। अगर किसी को कोई डाउट आता भी है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सकूं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मैथ कमज़ोर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उससे संबंधित मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी प्रश्न मैं सॉल्व करता हूं उन प्रश्नों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने का प्रयास करता हूं। उससे ये होगा कि इस सेट के बाद या आने वाला जो एग्जाम आपका है उस एग्जाम में थोड़ा सा अलग हटके भी प्रश्न अगर आता है तो गारंटी है कि यदि उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए रहेंगे तो भविष्य में एग्जाम देते समय, प्रश्नों को करते समय आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। इसलिए उन प्रश्नों को जो मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। स्पीड स्लो हो सकती है, आप उसे 1.5 पर बढ़ा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समझाने का विशेष महत्व रहता है किसी भी प्रश्न को बताने से पहले। यदि हम सीधे उत्तर दे देंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट हो सकता है कि उससे संबंधित कोई कॉन्सेप्ट अगर है वो दे दूं तो आने वाले प्रश्नों में अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, गुणनफल 2153 होल टू द पावर 167 में इकाई का अंक होगा। फिर यहां भी मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, उत्तर देने के लिए मैं बता दूं सीधे कि 3 का पावर 3 होगा, आंसर 7 होगा, लेकिन ऐसे बता देने से कंप्लीट नहीं होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें एक बार। कोई भी संख्या लें, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मैं 2 को लेता हूं, 2 का पावर 1 करूंगा तो 2 आएगा, 2 का पावर 2 करूंगा 4 आएगा, 2 का पावर 3 8 आएगा, 2 का पावर 4 16 यानी 6 आएगा। इकाई का अंक की बात कर रहे हैं। 2 का पावर 5 करेंगे 32 आएगा, इकाई का अंक 2 आएगा। अब आप देख सकते हैं 2, 4, 8, 6 फिर 2 मीन्स अब ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यानी अगला जो पावर निकालेंगे फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। इस प्रकार पावर 1 से लेके 4 तक के जो इकाई के अंक होते हैं वो वही आते हैं जो 5 से लेके आगे के आएंगे। यानी कभी भी 4 का जो सेट होगा वो डिफरेंट आएगा, लेकिन 5वें से अलग आएगा। इसलिए दिए गए घात में हम सीधे 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे 4 और 1, यानी जो शेष होगा वो आपका कितना आएगा? 3 आएगा। अब यही 3 का मेन रोल है। हमारा संख्या है 2153, इसका इकाई का अंक क्या है? 3, और इसका पावर 3 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आंसर आएगा 27, और ये यूनिट प्लेस पे आएगा आपका 7, और यही उत्तर आपका होगा बी। आंसर इज बी 7। अगला प्रश्न है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, मूल भिन्न है। अब यहां भी जो जरूरत की चीज है वो बताना जरूरी है। मुझे अगर इस प्रश्न को करना हो तो मैं क्या करूंगा? ऑप्शन से चलूंगा, एलिमिनेशन मेथड। हम ये मान लेंगे कि पहला उत्तर हमारा क्या है? 5/8 ही है। अब इस पर दी हुई कंडीशन को अप्लाई करेंगे और 3/5 आ जाता है तो मेरा उत्तर वो सही है। नहीं तो नेक्स्ट पे ट्राई करेंगे और मुश्किल से सेकेंडों में ये काम हो जाएगा। आगे इसको करके मैं दिखाता हूं। 20% और ये 25% दोनों में क्या है? बढ़ाने वाली कंडीशन है, प्लस करने वाली। यानी कि हमको अगर करना हो तो सीधे हम 120 गुणे 125 काट देंगे तो ये 5 दूना 10, 5 चौको 20, 25, फिर 5 पच्चे 25,
8 तरीके 24 यानी 3/5। आंसर हमारा क्या है? 3/5 आना चाहिए था। उत्तर हमारा करेक्ट, यानी पहला आंसर ए इज राइट आंसर हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना बताना सफिशिएंट नहीं होगा, मुझे कुछ और इसके संबंध में आपको जानकारी देनी चाहिए। हमने किया कैसे इसको? मैं शुरू में बोला हूं कि मान लिया कि पहला उत्तर हमारा सही है 5/8, हम करेंगे उसको 5/8 लिखेंगे। अब कह रहा कि अंश को 20%, यानी 20% का मतलब क्या हो गया? 5 गुणे और 20% बढ़ाना, तो हम अगर इसको x मानेंगे, फिर x का 20% निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर हर में वैसे ही करेंगे, सॉल्व करेंगे, लंबा समय लगेगा। तो जो बढ़ाना है 20%, हम क्यों ना सीधे उस 20% को निकाल के जो जोड़ेंगे, उससे बेहतर है कि सीधे हम उसका 120% निकाल लें। क्लियर? फिर वही काम हम हर में करेंगे, 25% बढ़ा दिया गया, यानी वो संख्या 100 तो पहले थी और 25 बढ़ गई, यानी 125% हो गई, इसलिए वो संख्या सीधे हमको मिल जाएगी। अतः हम 125/100 लिख लेंगे। और मैंने किया क्या था? यही किया था कि 5/8 है और मुझे पता है कि 100 और 100 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 120/100 और फिर ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/125। 100 से 100 कट गया, वही काम हमने किया था 5/8 गुणे 120/125। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, 5/8। अब इसको हम वैसे ही सरल करेंगे जैसे अभी मैंने किया था। किसी भी संख्या से किसी को काट सकते हैं आप। पहले 5 दूना 10, 5 चौको 20, फिर 25, फिर 5 5, फिर 8 तरीके, यानी कि 3/5 अगर आ गया तो वही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। यदि 3/5 नहीं आया होता तो फिर यही काम हम बी पे ट्राई करते, फिर सी पे, फिर डी पे। जनरली हमारा उत्तर जल्दी ही मिल जाता है। काम ज्यादा नहीं है, बट समझाना था कि ऐसे और भी प्रश्न आपको मिले तो आप यही तरीका अप्लाई करें और उसे सॉल्व करें, सेकेंडों में आपका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? यहां भी मैं चाहूं तो सीधे बोल दूं शीर्षों की संख्या बराबर 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या। मीन्स 2 आधार क्या है? त्रिभुजाकार, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 3। अतः आंसर इज 6। आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। बट इसको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू बताऊं तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय तक याद रहे। सपोज करिए ये आपका त्रिभुज है और क्लियर, अब समझ में आ रहा होगा ये। अब क्या है, ये आपका बेस इसका त्रिभुजाकार है और प्रिज्म में जो फलकें होती हैं, 3 फलकें जहां आकर के मिलती हैं उन्हें ही हम शीर्ष कहते हैं। यानी अगर ये शीर्ष है तो यहाँ 3 फलक आके मिलनी चाहिए। एक फलक ये है, एक ये है और एक ये है। क्लियर? फिर यहाँ अगर शीर्ष है तो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक एंड सो ऑन। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, फिर ऐसे ही। तो ये कितने शीर्ष आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसी से ये फार्मूला बनता है शीर्षों की संख्या बराबर 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या। त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार जो भी प्रिज्म होंगे
जितनी भुजाएं होंगी आधार में उतना यहाँ पुट कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और फिर वही डबल होकर के जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि नीचे भी और ऊपर भी दोनों सेम होते हैं। अतः विथ कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें शीर्षों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। अगला प्रश्न है 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या उत्तर आएगा। यहाँ 4 विकल्प हैं, इन चारों से कुछ 2 विकल्प को लेकर के यहाँ फाइनल आंसर आपका बनाया गया है। हम पहले इसे सॉल्व करें, फिर देखें कि हमारा ABCD में कौन सा सही उत्तर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 0.01 का होल स्क्वायर, इसे हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि जब दशमलव वाली कोई संख्या होती है तो उसे प्रतिशत में बदलने के लिए सीधे हम लोग 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, फाइनल वही उत्तर होता है प्रतिशत में। सिंपल सी बात है। उसका एक वजह यह है कि जब हम किसी अन्य संख्याओं का प्रतिशत निकालते हैं तो पहले हम लिखते हैं आउट ऑफ। सपोज 50 में 20 नंबर मिला है तो वो लिखते हैं, अब तब इंटू 100 करते हैं, ये जो उत्तर आता है वो परसेंटेज में आता है। तो वो काम जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप वाला है वो यहाँ कर दिया गया रहता है, ये मान के हम लोग चलते हैं। अब वो हो गया है तो फाइनल जो परसेंटेज में बदलना है तो केवल हमें 100 का गुणा करना बाकी रहता है। अतः यहाँ प्रतिशत में बदलने के लिए 0.01 को हम सीधे 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0.2 अंकों पे है, यानी कि हमारा 3 0 और फिर 1 आएगा। फिर 100 से गुणा करेंगे, जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 है, 2 स्थान सरक जाएगा दशमलव, यानी 0.01 आया परसेंट। 2 सरका तो 0.01%। हम चाहें तो इसी को 1/100 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। उत्तर देखते हैं तो 0.01 ये दिख रहा है, फिर 1/100 ये दिख रहा है। अतः जिसमें A और D कॉमन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि किसमें है? C में है। अतः फाइनल आंसर इज C। आते हैं अगले प्रश्न पर। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। ये इतना मस्त प्रश्न है कि जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय ऐसे प्रश्नों को ढूंढते थे कि पूरे पेपर में पहले दिख जाए, ताकि हम लोग इसे सेकेंडों में कर सकें। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए फार्मूले भी हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। अगर उसे समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस टाइप के कम से कम 4 या 5 तरह के प्रश्न आते हैं, सारे के सारे आप कर लेंगे। अभी इसी सेट में, जिस सेट को मैं कर रहा हूं, इसी सेट में इससे संबंधित जिस आधार पे हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे 2 प्रश्न हैं। सोचिए वो 2 प्रश्न कितने कीमती हैं। अगर वो दोनों सही हो जाए तो आप मेरिट में कितने ऊपर चले जाएंगे। इसे ध्यान से समझिए। हम इसे, अगर इसको फार्मूला बट नहीं कहेंगे, इसको ट्रिकी अप्रोच कह सकते हैं। x + y + x × y / 100, बस यही ब्रह्मास्त्र है। अप्लाई करना है, अप्लाई करते समय इसका रूप बदल जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम अगर इसे समझ लेंगे तो सबको अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ अन्य प्रश्नों का एग्जाम्पल बताऊं, जिससे कि ये लगे कि और कौन कौन से प्रश्न इस पर लग जाएंगे। अक्सर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं कि जैसे किसी सिनेमा घर में टिकट के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी
जिससे कि उनके आय पर कोई प्रभाव न पड़े। एक तो ये प्रश्न हो गया। एक टाइप का प्रश्न ये होता है कि चीनी के मूल्य में कुछ भी प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। एक तो कोई प्रभाव न पड़े वाला प्रश्न होता है, एक प्रश्न होता है प्रभाव पड़े। जैसे आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो भी प्रश्न, इसके पहले वाला भी प्रश्न। और एक टाइप का प्रश्न यह है कि राम की आयु श्याम के आयु से 25% अधिक है, तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने प्रतिशत कम होगी। और लास्ट जो पांचवा टाइप का प्रश्न है वो ये है आय बेस्ड, कि रीता की आय सीता की आय से 10% कम है, तो सीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये सारे टाइप के जो प्रश्न हैं आप केवल इसी पे कर सकते हैं, और ना हो तो एक वीडियो मैं इन सारे प्रश्नों को समाहित करते हुए बना दूंगा ताकि इससे संबंधित कहीं भी कोई भी प्रश्न आपके आए तो आसानी से कर ले जाएं। कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लीजिए। चिन्हों का यहाँ महत्व है। यहाँ अगर वृद्धि की बात की जाएगी तो दोनों प्लस होंगे, प्लस का इफेक्ट यहाँ प्लस होगा। यदि एक में वृद्धि एक में कमी तो यहाँ फिर माइनस होगा, और फिर ये प्लस और माइनस का इम्पैक्ट यहाँ माइनस होगा। फिर दोनों कमी की जाएगी तो फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और इस माइनस माइनस का इम्पैक्ट यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। और फिर यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा तो इसका भी इम्पैक्ट माइनस होगा। ये तो हो गया आपका एक कंडीशन। जब कोई प्रभाव न पड़े, यहाँ पे दिया है न बदले, इसलिए न बदले का मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वो 0 होगा। और जब प्रभाव पड़े वाला प्रश्न आएगा तब इसको सॉल्व करने पर हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क जो होगा वही आंसर आएगा जो प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ न बदले है, इट मीन्स यहाँ पे हम 0 वाला कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। और कैसे अप्लाई करेंगे मैं एग्जांपल के तौर पे इसे ही करके समझाता हूं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि बने प्लस, यानी यहाँ पे +60 लिख देंगे, करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कमी माइनस। और सपोज करिए कि यहाँ हम y% की कमी करेंगे, की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। यानी अब यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ प्लस और माइनस का इम्पैक्ट यहाँ माइनस होगा, और यहाँ 60 इंटू y/100 न बदले मीन्स 0 हो जाए। बस हो गया। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, यहाँ हमारा 60 है, ये माइनस और माइनस, इसको एलसीएम लेंगे तो 100y, और ये माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में होंगे, यानी कि -100y और 60y कितना होगा, 160y/100 = 0। अब ये 60 यहाँ हो गया बराबर 160/100, 160y, 0 से 0 कैंसिल। फिर यहाँ आप काटिए, पहले यहाँ काट दीजिए, 2/16, 2 × 10, फिर यहाँ 2 चौको 8, 2 3 6 0, फिर 2 दूना 4, काटिए 15, तिरछा गुणा करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, यानी y = 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75/2, यानी 75/2 भाग दीजिए, 2 3 6, 2 3 6, 1, 2 7 14, 1 2 5 10, यानी 37.5% की कमी। क्योंकि हमने साइन पहले माइनस डाल दिया है, इसलिए अब यहाँ ये नहीं सोचना है कि कमी होगी कि वृद्धि होगी। अकॉर्डिंग टू साइन यहाँ क्या होगी, कमी होगी, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
ऑप्शन इज सी, राइट आंसर इज सी।